रिलेशंस के करंट अफेयर्स का लेक्चर 1 हम शुरू करेंगे इंडिया और फ्रांस के रिलेशन से। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है रिसेंटली वो फ्रांस के टूर पे थे, जहां पे वो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले। तो उसके अंदर दोनों के बीच में कई बातों पे डिस्कशन हुए, कई नए कीवर्ड्स निकल के आए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूज किए, जो एक एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो उसी कीवर्ड को कवर करने के लिए हमने जो बातचीत है उसको मैंने 13 पिलर में डिवाइड किया, 13 पिलर्स में डिवाइड किया है, ताकि जब आप रिवीजन करो या मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, आप एक एक पिलर को ढंग से रिवाइज कर सको और एक एक पिलर की डीप एनालिसिस कर सको, जो आपको एक अपर एज देगी मेंस के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं पिलर कौन से हैं। सबसे पहले एक तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ठीक है, उसके डिफेंस, इंडो पैसिफिक, स्पेस, काउंटर टेररिज्म, मल्टीलेटरलिज्म, साइंस एंड टेक, एनर्जी, एनवायरमेंटल एंड सिंगल यूज प्लास्टिक, अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमी, यूथ और कल्चर। ठीक है, इसके बाद शुरू करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से। अब ये है यूरोप का मैप। अब यूरोप का मैप देखोगे, जो फ्रांस आता है वो आता है यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप के अंदर। ठीक है, ये आपका नॉर्डिक यूरोप हो गया, यानी कि नॉर्थ यूरोप, ये आपका वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप सॉरी, ये आपका हो गया सेंट्रल यूरोप। जो फ्रांस आता है वो आता है आपका वेस्टर्न यूरोप के अंदर। अब जो वेस्टर्न यूरोप है, अगर आप वो इंडिया की स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप है सबसे एडवांस है, सबसे ज्यादा अमीर देश वहीं रहते हैं, चाहे वो बेल्जियम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, इस सब के सब वेस्टर्न यूरोप के अंदर आते हैं। तो वेस्टर्न यूरोप अपने आप ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करें जब इंडिया फ्रांस के रिलेशंस की, अगर हम वापसी जाएं पीछे 1947 के अंदर, 1947 के अंदर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिशर्स से, तो इंडिया के फ्रांस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि इंडिया को ये लगता था कि जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी सारी कंट्री कॉलोनाइजर्स ही हैं। क्योंकि आप आगे पीछे उठा के हिस्ट्री देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी की सारी जो कंपनीज थी वो इंडिया के अंदर आई थी एज अ कॉलोनाइजर बनने। ठीक है, ब्रिटिश तो हम पे राज भी करके गए, तो इंडिया को कॉलोनाइजर वर्ड से एक से डर हो गया था, दिक्कत हो गई थी, इसलिए हमारे वेस्टर्न यूरोप के साथ फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं थे। दूसरी बात ये निकल के आती है कि 1947 के अंदर फ्रांस के अंदर चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बेसिक सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी, तो दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस था, तो बातचीत क्या ही होती। तो इसलिए 1947 के अंदर हमारे फ्रांस के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, अब बाहर निकल के आते हैं 1998 के अंदर। 1947 के अंदर पहले जो वर्ल्ड था उसके अंदर कोल्ड वॉर शुरू हो गई, तो उसके अंदर फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूएस, ये सब ने एक मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लिया जिसको बोला गया नाटो, एनएटीओ। ठीक है, आपको पता होगा इसी के ऊपर रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी। तो इंडिया उस समय फॉलो करता था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी, मतलब इंडिया को ऐसा लगता था कि हम किसी भी वर्ल्ड की मिलिट्री अलायंस के अंदर नहीं जुड़ेंगे, हम किसी भी कंट्री के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम सेल्फ कंपेटिबल हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी की। तो इंडिया फॉलो करता था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और जो बाकी कंट्रीज थी वो थी एक मिलिट्री अलायंस के अंदर। तो इस वजह से और डिफरेंसेस आ गए, तो हमारी फ्रांस से अच्छी बातचीत नहीं हो पाई। अब 1991 के अंदर जब वर्ल्ड के अंदर कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो फ्रांस निकल के आया। जब मिलिट्री अलायंस खत्म हुई तो 1998 के अंदर इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब चेक किया, तो उस समय टेस्ट किया, तो पूरे वर्ल्ड को समझ आया जो इंडिया है वो एशिया की वन ऑफ द इमर्जिंग पावर है, मोस्ट इमर्जिंग पावर ऑफ द एशिया आगे जाके बनेगा। तो फ्रांस को भी समझ आया कि एक तो इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया, तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री है। ठीक है, और साथ में इंडिया वन ऑफ द इमर्जिंग कंट्रीज है एशिया के अंदर। तो एशिया के अंदर अगर इंडिया फ्रांस को अच्छे रिलेशन रखने हैं तो उसको इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दो रीजन निकल के आए। तो 1998 के अंदर इंडिया फ्रांस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी, ये साइन हुई 1998 के अंदर। ठीक है, इसमें ये दिखा गया कि हम फ्रांस के साथ हर सेक्टर के ऊपर कोलैबोरेट करेंगे और हर सेक्टर पे बात करेंगे, मतलब टॉक एंड कोलैबोरेट ऑन ईच एंड एवरी सेक्टर। ऐसा नहीं कि एक सेक्टर या दो सेक्टर, जैसे डिफेंस हो गया या काउंटर टेररिज्म हो गया या साइंस एंड टेक हो गया, ऐसा नहीं। जितने भी सेक्टर्स हैं दोनों कंट्री उसके अंदर कोलैबोरेट करेंगी, एक दूसरे से बात करेंगी, एक दूसरे की हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये 1998 के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई। मगर इसके अंदर एक बात निकल के ये आती है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं था। ठीक है, इंडिया फ्रांस से रफाल खरीदता है, इंडिया फ्रांस से ध्रुव हेलीकॉप्टर के इंजन मंगा रहा है, इंडिया फ्रांस से स्कॉर्पियन सबमरीन ले रहा है, बट इंडिया फ्रांस के साथ मिलिट्री अलायंस में नहीं है।
मतलब कि कल को अगर फ्रांस के ऊपर कोई कंट्री अटैक करती है तो इंडिया फ्रांस को सपोर्ट करने नहीं जाएगा। वैसे ही अगर इंडिया के ऊपर कोई कंट्री अटैक करती है, सॉरी, तो फ्रांस सपोर्ट करने नहीं आएगा। हम खाली जो हमारे हथियार है उसका अदला बदली होगी, लेन देन होगा, बिजनेस होगा, व्यापार होगा, बट मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। इंडिया पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ मिलिट्री अलायंस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को लगता है, एक तो हमने नॉन अलायंस मूवमेंट हमेशा से फॉलो करते आए हैं, साथ में हमें साफ लगता है कि हम सेल्फ कंपेटिबल हैं, हमें वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम अपने प्रॉब्लम खुद सुलझा सकते हैं, हम खुद लड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात निकल के आ गई, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी बट नो मिलिट्री अलायंस, ठीक है। अब बात निकल के आती है 2023 के अंदर, जब 1998 के अंदर एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हो गई। अब 2023 के अंदर अगर हम आए तो आज के टाइम में इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन तो है ही न्यूक्लियर का, साथ में इंडिया एशिया के सबसे उभरती हुई पावर है, साथ में जो चाइना है उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, साथ में जो यूएस है उसका जो पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है, साथ में जब ब्री एग्जिट के बाद वेस्टर्न यूरोप के अंदर एक तरह से रिसेशन आ गया है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई है, वहीं इंडिया निकल के टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया है। तो फ्रांस को पता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसी बातों का अगर सारा देखा जाए, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे वो 3F हो, मतलब कि फ्यूल, फर्टिलाइजर और फूड जो महंगा हो गया रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद, कोविड के बाद जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ वेस्टर्न यूरोप के अंदर, ठीक है, और इंडिया वहां से इमर्जिंग पावर निकल के आ रही है, अच्छी इकोनॉमी निकल के आ रही है, तो फ्रांस को पता है कि इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना का बढ़ता हुआ वर्चस्व और फ्रांस और इंडिया के जो कॉमन इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए चाइना को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना को रोकने के लिए कई कंट्रीज को साथ में अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकल गया जो मेन पॉइंट मोदी जी ने बोला, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब कि जो फ्रांस, आप देखो ये इशारा था चाइना के ऊपर, जो इंडिया और फ्रांस है वो दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब हम दूसरी कंट्री के डिसीजन को, उनकी जो इंटरनल थिंकिंग है, उनके जो कॉल्स है, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो फ्रांस हो। वहीं आप चाइना को देखो, उसने जो छोटी छोटी कंट्रीज है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उसको उन्होंने अपने डेप्थ के अंदर दबा के रख दिया, उसको कंट्री को कब्जे के अंदर दबा दिया, तो वो कंट्रीज अपने डिसीजन नहीं ले पा रही, तो उन्होंने उसकी सॉवरेनिटी को, उनकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, चाइना उसको खत्म कर रहा है, ठीक है। चाहे अब चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलके इन चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया जो इंडिया के गिलगित और बल्तिस्तान से निकल के जाता है, तो मतलब चाइना किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता, मगर फ्रांस और इंडिया ने बोला कि हम वैसे नहीं है, हम छोटी कंट्री हो, हम बड़ी कंट्री हो, हर कंट्री को एक ही नजर से देखते हैं, सबकी सॉवरेनिटी और सबकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि इंडिया और फ्रांस मिलकर यूएन चार्टर को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि वर्ल्ड के अंदर गुड गवर्नेंस आए, ठीक है, साथ में मल्टीलैटरलिज्म आए जिसके अंदर छोटी से छोटी कंट्रीज आपस में मिलकर ग्रुप बना के आपस में व्यापार कर सकें, बातचीत कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें, ठीक है। सबसे पहली बार निकल के आ गई रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दूसरी आपका आ गया यूएन चार्टर, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि आप देखो जब 1991 के अंदर कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएस की हेजीमनी हो गई थी, यूएस पूरे वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करने लग गया था, जैसा यूएस बोलता था वैसे ही होता था। अब इंडिया और फ्रांस ये चाहता है कि यूएस की हेजीमनी खत्म हो, हम वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाए जहां पे एक कंट्री की ना सुनी जाए, कि कई सब कंट्रीज का मिलके आपस में डिस्कशन हो, एक डेमोक्रेसी टाइप हो, ताकि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा सके। अब आपसे मेंस के अंदर पूछेंगे कि क्या यूएस के खिलाफ है, क्या इंडिया और फ्रांस यूएस के खिलाफ है, क्या इंडिया और फ्रांस यूएस के दुश्मन है? जितना अच्छा फ्रेंड हमारा फ्रांस है उतनी अच्छा फ्रेंड हमारा यूएस है। बस बात यह है कि इंडिया और फ्रांस है जो वर्ल्ड के अंदर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अगर अगेंस्ट है, हम चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब छोटी से छोटी कंट्री से लेके बड़ी कंट्री तक सबकी कंट्री की बात सुनी जाए, ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्ट टू मल्टीलेटरिज्म। मल्टीलेटरिज्म का आपका मतलब हो गया जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, G20 हो गया, यूएन चार्टर हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज हो गई, आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंट्रीज के ग्रुप हो गए, मतलब हर छोटी कंट्रीज में हर ग्रुप के अंदर जहां भी इंडिया और फ्रांस साथ में होंगे वो मिलके साथ में कोलैबोरेट करके एक ही बात बोलेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। हम मल्टीलेटरिज्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉलो करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक समझ आया?
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड मोदी ने यूज किया है वो है इंडिया फ्रांस के अंदर, मतलब जो हमारी पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया फ्रांस से बना है या फ्रांस इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग है या फ्रांस की इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग है या हम कुछ गरीब है, ऐसा नहीं है। ये साफ बोला गया कि जो इंडिया और फ्रांस की जो पार्टनरशिप है पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल्स है। ये कीवर्ड आपको मेंस के अंदर यूज करना ही करना है, यही कीवर्ड आपको अपर एज दिलवाएगा मेंस के अंदर, ठीक है। मतलब ये कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं दूसरा पिलर। सबसे पहले शुरू करेंगे डिफेंस। अब डिफेंस के अंदर क्या कीवर्ड यूज किया, मैंने सारे कीवर्ड मेंशन करे हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। जो ये कीवर्ड है आपने मेंस के अंदर मेंशन करने ही करने हैं। सबसे पहला निकल के आता है को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला कि आप हमें रफाल दे रहे हो, ठीक है, आप हमें स्कॉर्पियन सबमरीन दे रहे हो, ठीक है, आप हमें ध्रुव हेलीकॉप्टर के इंजन दे रहे हो, ठीक है, बट हमें खाली ये इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है, हमें चाहिए इसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर। मतलब बेसिकली प्रोडक्शन चाहिए, आप हमें टेक्नोलॉजी दो, हम उसको इंडिया के अंदर बनाएंगे, मेक इन इंडिया प्रमोट करेंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। आगे जाके इंडिया से हम आगे जो हथियार हैं जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट है वो इंडिया से हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये निकल के आएगा कि फ्रांस इसके लिए क्यों मानेगा, क्योंकि फ्रांस को इस समय पता है कि जो इंडिया है वो इस समय वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है। आपको पता है इंडिया को जो है ट्विन थ्रेट है, चाहे वो एक तरफ चाइना से एक तरफ पाकिस्तान से। अब जो चाइना है वो स्टिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी फॉलो करता है, मतलब छोटे छोटे देशों को कर्जों में डुबोएगा और वहां पे अपना एक मिलिट्री अपना सेटअप कर लेगा और कंट्रीज को इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान ऊपर बैठा ही हुआ है, तो इंडिया को ट्विन थ्रेट है। अब इंडिया इसी चक्कर में वर्ल्ड की मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट अपने अंदर इंपोर्ट कराता है। तो इंडिया इस समय वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट है। अब अगर फ्रांस को पता है, अगर फ्रांस मना कर देगा, ठीक है, तो यूके, इजराइल, यूएस, रशिया, ये सारे इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब देख सोचो, अगर मैं किसी दुकानदार के पास जा रहा हूँ, उसको पता है मेरे पास ऑप्शन ज्यादा है, तो दुकानदार मुझे डिस्काउंट भी देगा और घर तक डिलीवरी भी देगा, ठीक है ना। तो यही बात होगी जिसमें फ्रांस ने एग्री किया कि हम दोनों देश मिलके प्रोडक्शन और डेवलपमेंट डिफेंस इक्विपमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। इससे एक तो ये नहीं है कि खाली बेनिफिट खाली इंडिया और फ्रांस से होगा, सबसे बड़ी बात निकल के ये आएगी कि जब इंडिया के अंदर आगे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो इंडिया उसको आगे जाके बेचेगा, जिसके अंदर दोनों नेशंस को फायदा होगा, ठीक है, मतलब बेनिफिट फ्रॉम द थर्ड कंट्रीज ऑल्सो। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट की जाएगी, खाली बाय एंड सेल पे नहीं होगा, मतलब बेचो खरीदो पे बात नहीं होगी। अब जो बात होगी वो मेक इन इंडिया पे बात होगी। ये नया भारत है, नए भारत के अंदर मेक इन इंडिया होगा, ठीक है, नॉट जस्ट बाय और सेलर, मेक इन इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट निकल के आते हैं इसके बाद इंडिया ने क्या बोला। इंडिया ने बोला कि हमने आपसे रफाल खरीदे हैं, इंडिया ने फ्रांस से रफाल खरीदे हैं। आपको पता है इसके ऊपर एक कोर्ट के ऊपर केस, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस भी हुआ था, चौकीदार चोर निकल के एक चली थी जो राहुल गांधी जी ने बोला था, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी। तो इसी के ऊपर निकल के आपको याद होगा इंडिया ने फ्रांस से एक रफाल खरीदे, जिसके अंदर 36 रफाल इंडिया को डिलीवर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बात ये हुई कि इंडिया ने बोला कि जो बचे हुए रफाल हैं वो आप टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर करोगे और वो रफाल इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है। आप गेम देखो कैसे चेंज हुई, पहले जो रफाल हमें फ्रांस इंपोर्ट कर रहा था, हम फ्रांस से लेके आए थे, अब उसकी टेक्नोलॉजी आएगी और वही रफाल अब इंडिया के अंदर बनेंगे, ठीक है। टाइम देखो कैसे चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल के आता है, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट इंजन एंड हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। इसके अंदर ये जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो गया, ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं होते, ये एक तरह से जो एयर फाइटर होते हैं उनकी तरह ये वो वाले जेट होते हैं। जैसे रफाल हो गया, वैसे जैसे रफाल है वैसे ही कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक है। इसका जो इंजन है, ठीक है, वो आगे जाके इंडिया के अंदर बनाया जाएगा, फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी देगा, ठीक है। और साथ में हेलीलिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, जो हेलीलिफ्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो आगे जाके इंडिया के अंदर बनेंगे, फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी देगा। अब इसके ऊपर इंडिया ने एक सेफ्रॉन नाम की कंपनी है फ्रांस के अंदर, ठीक है, सेफ्रॉन नाम की कंपनी है फ्रांस के अंदर। और सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर भी उन्होंने इंजन, जो सेफ्रॉन कंपनी है उसने अपना सेफ्रॉन का अपना हेलीकॉप्टर का इंजन इंडिया को दिया है, और वही आगे जाके वो इंडिया के अंदर डेवलप भी होगा सेफ्रॉन कंपनी के साथ मिलकर। आपको जो ये नाम है ये बहुत जरूरी याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो नाम है देखो
हर बच्चा आंसर लिखेगा मेंस के अंदर, रफाल सब मेंशन करेंगे, ये रफाल सब मेंशन करेंगे, जो आपकी सबमरीन है वो सब मेंशन करेंगे, ध्रुव हेलीकॉप्टर सब मेंशन करेंगे। बट जब आप ये सफरान हेलीकॉप्टर नाम मेंशन करोगे, आपको एक अपर एज मिलेगा ही मिलेगा मेंस के अंदर। तो ये कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंडियन एडवांस राइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। एक इंडिया का जो एडवांस हेलीकॉप्टर है ध्रुव, उसका जो इंजन है वो साफरन जो कंट्री थी, कंपनी थी फ्रांस के अंदर, वो कंपनी और यहाँ का इंडिया का डीआरडीओ मिलके इंडिया के अंदर ध्रुव हेलीकॉप्टर के इंजन बनाएंगे। ठीक है, उस इंजन का नाम होगा शक्ति इंजन। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, कोर डेवलपमेंट की जाएगी इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे जाकर जो थर्ड कंट्री को बेचा जाएगा। उसके बाद इंडिया ने रफाल खरीदे फ्रांस से, जिसे 36 रफाल इंडिया के अंदर आ चुके हैं। अब जो बाकी रफाल है वो इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। अपनी जो फ्रांस अपनी प्रोडक्शन है, अपनी जो टीम है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट निकल के आया, जो सैफरन नाम की कंपनी है वो सैफरन हेलीकॉप्टर इंडिया को देगी, और वही कंपनी आगे जाके डीआरडीओ के साथ मिलकर ध्रुव हेलीकॉप्टर का इंजन बनाएगी। उस इंजन का नाम होगा शक्ति इंजन। ठीक है, अब इसके बाद निकल के आता है कि जो इंडिया ने फ्रांस से सबमरीन खरीदी थी, उस सबमरीन का नाम था स्कॉर्पियन सबमरीन। ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी, जो स्कॉर्पियन सबमरीन की टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, वही टेक्नोलॉजी अब आगे जाके फ्रांस इंडिया के साथ शेयर करेगा। और उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने एक नई सबमरीन बनाई है, उसका नाम है कलावारी P-75 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ये नाम याद करना बहुत जरूरी है, ये आपका प्री के अंदर भी आ सकता है, जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये एक एक कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आया यहां तक कि एक फ्रांस ने हमें स्कॉर्पियन सबमरीन दी, अब उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर की जाएगी। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने मेड इन इंडिया सबमरीन बनाई है, इसका नाम है कलावरी P-75 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ठीक है, अब लास्ट में डिफेंस के अंदर एक चीज और निकल के आती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको बोला गया रोड मैप ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस बाद में करेंगे, बट आपको ये इसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डिफेंस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे वाले पिलर्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।